नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी कि जनमत में। जनमत एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जहां पर हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि हर खबर पर आप पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि जनमत एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर केवल एंकर बोलेगा ये नहीं होता। पार्टिसिपेशन जो होता है सभी का होता है, सभी का बराबर मत उसमें होता है। चलिए, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं आज हम आपके लिए कौन से मुद्दे लेकर आए। चलिए, आपके यहां पर स्क्रीन पर फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से महाराष्ट्र की तैयारी। महाराष्ट्र की तैयारी तेज है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हरियाणा में जीत हुई है, तो महाराष्ट्र के लिए तैयारी भी बीजेपी की और नरेंद्र मोदी जी की तेज हो चुकी है। ये बताएंगे विस्तार से। फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जिट पोल प्रैंक, यानी एग्जिट पोल कैसे फेल हो जाता है, और इस पोल की पोल अब खुल चुकी है कि भाई अब एग्जिट पोल्स पर आप भरोसा नहीं कर सकते। और हम तो दिखाते ही नहीं ऐसे गलत पोल्स, हम प्रयास करते हैं कि सत्यता आपको तक पहुंचे, सत्य जो जानकारी है वो ही आप तक पहुंचे, ताकि आप जाने कि वाकई क्या। और एग्जिट पोल्स अब महज एक ड्रामा से बन गए हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा, जी हां, विजय रथ पर नायब सिंह सैनी की अगर बात करें तो कार्यकाल छोटा रहा, बदलाव हुआ मुख्यमंत्री का। वहां पर मनोहर लाल जी को हटा के फिर इनको यहां पर जो कमान संभाली इनको दी गई, बागडोर इनको दी गई, तो इनका अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर दिया है। परफॉर्मेंस अच्छा दिया और साथ ही साथ आप देखें परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और इनके रहते रहते जो विक्ट्री मिली है उससे अब बीजेपी स्ट्रांग हुई है हरियाणा में, और इनका करियर भी अब और ब्राइट होता जा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जो है, जिसके बाद फजीहत से नसीहत तक। या देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कांग्रेस चली गई। संजय राउत तो यही कह रहे थे कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस उनको वहां पर ले गया, और अब तो नसीहत देना सबने शुरू भी कर दिया है। हर कोई एडवाइस देने लगा है कांग्रेस को, ये नहीं वो नहीं, तमाम बातें। इसी के बारे में आपको और बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। और शगुन परिहार, देखिए इनका भी अब मुख्य नाम है, और कौन है ये विस्तार से आपको इनके बारे में बताएंगे। जम्मू कश्मीर में कैसे इन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है, और बीजेपी की कितनी कद्दावर और स्ट्रांग लीडर के रूप में, युवा लीडर के रूप में ये उभरी हैं, ये भी आपको बताएंगे। चलिए, खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी आपके लिए जानना जरूरी है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के बीच तनाव बना ही हुआ है। इजराइल, हमास, लेबनान, ईरान, सीरिया, रूस, यूक्रेन, यमन, इन सब में तो हमले जारी हैं, लेकिन अमेरिका सहित कई और देश इन सब की टेंशन का हिस्सा हैं। इस बीच अब उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की सनक से एक बार फिर दुनिया भर में डर का माहौल बन चुका है। किम जोंग ने अपने एक भाषण में फिर से अपने दुश्मनों के खिलाफ विनाशकारी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की बात कह डाली है। किम जोंग ने चेतावनी दी है कि वे दक्षिण कोरिया और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किम जोंग यहीं नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर उन्हें उकसाने और कोरियाई प्रायद्वीप में दुश्मनी बढ़ाने का भी आरोप लगाया। ऐसा पहली बार नहीं है जब किम जोंग ने विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी हो। आप सोचिए, लेकिन ये धमकी ऐसे समय में आई है जब अगले महीने अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, और जानकारों का कहना है कि इस समय ऐसा बयान आना दोनों देशों के बीच शत्रुता को और बढ़ा सकता है, ये रिस्क ज्यादा बढ़ा सकता है। बता दें कि किम जोंग ने यह बयान उन्हीं के नाम पर बनी एक यूनिवर्सिटी में दे दिया था। किम जोंग उन यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल डिफेंस में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी सभी आक्रमण क्षमताओं का इस्तेमाल करेगा। तो चलिए, ये आपको हमने बताया। अब ये तस्वीरें भी आप देखिए, जिनको संकी कहा जाता है, लेकिन संकी क्या, ये बहुत तेज दिमाग के व्यक्ति हैं, और ये एक मौजूदा डिक्टेटर लीडर दोनों ये हैं। और इनको बड़ी स्क्रीन पर आपको चलते हैं, इनके लिए ग्राफिक्स, इसी मुद्दे को और विस्तार से समझाने के लिए हमने आपके लिए ग्राफिक्स लाए हैं। बड़ी स्क्रीन पर आएंगे और आपको मुद्दे को और अच्छे समझाएंगे। किम जोंग की अमेरिका को धमकी क्यों? दक्षिण कोरिया और अमेरिका संयुक्त परमाणु मजबूत कर रहे हैं, तो ये एक बात है। फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये धमकी का कारण क्या है? रणनीतिक योजना के आधार पर सैन्य गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका साथ आए तो उत्तर कोरिया को यहां पर खतरा होगा। उत्तर कोरिया को खतरा होगा तो दुनिया को खतरा होगा किम जोंग उन से। उत्तर कोरियाई क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन और हमला करने की कोशिश हुई, तब किम करेंगे हमला। तो इनको ये शक है कि भाई इन पर हमला होगा, तो ये पहले से ही भाप चुके हैं। खतरा आते ही परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा। तो किम ने कह दिया है कि भाई
न्यूक्लियर डिटरेंस जिसको कहा जाता है, न्यूक्लियर डिटरेंस से एक कदम आगे भाई अब न्यूक्लियर वार्निंग जो इनकी तरफ से दे दी गई है वो बेहद खतरनाक है। तो आप ये सोचिए कि अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। देखिए, साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री के मुताबिक नॉर्थ कोरियाई सैनिक यूक्रेन में रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। किम जोंग रूस के साथ आ गया है। बता दें कि रूस की यूक्रेन से जंग के बाद रूस और उत्तर कोरिया और ज्यादा नजदीक आ गए हैं, तो अमेरिका के लिए मुश्किलें इसलिए ज्यादा बढ़ गई हैं। पुतिन ने 24 साल बाद इस साल जून में उत्तर कोरिया का दौरा किया था। इस दौरान किम जोंग और पुतिन के बीच दोस्ती की गहराई को देखा गया था और दोनों देशों ने कई बहुपक्षीय समझौते किए थे। बता दें कि यूक्रेन से युद्ध के बाद ज्यादातर नेटो देशों ने रूस से दूरी बना ली है और रूस के साथ व्यापार बंद कर दिया। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस ने चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ नजदीकियां बढ़ाई हैं। इसके अलावा वे भारत और पाकिस्तान के साथ भी अपने कारोबार को बढ़ा रहा है। कई पश्चिमी देशों का यह भी आरोप है कि चीन, ईरान और उत्तर कोरिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद कर रहे हैं। तो ये किम जोंग उन अकेला नहीं है, वो एक ऐसा तानाशाह है जिसको कथित तौर पर, हम सीधा नहीं बोलेंगे लेकिन कथित तौर पर अब तो रूस का समर्थन बताया जा रहा है। तो सोचिए, जो रूस का समर्थन कर रहा है वो अमेरिका का दुश्मन ही होगा। बात अब अमेरिका की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये मुद्दा तो हम यहां पर उसको विराम देते हैं, जिस पर संकी जिसको कहा जाता है, खतरनाक संकी, उसके द्वारा जो किया जाना है उसकी चेतावनी वो आपको समझाई। लेकिन अमेरिका में क्या, इलॉन मस्क ने क्या कह डाला वो आपको सुनाते हैं। मिडिल ईस्ट में तो जंग जारी है और रुकने का नाम लेने को तैयार नहीं। तो वहीं अब बात कर लेते हैं, अब देखिए आज जो अमेरिका में होने वाले चुनाव की उसकी बात करेंगे, जिसमें कमला हैरिस और ट्रंप आमने सामने हैं। ऐसे में इलॉन मस्क को यह डर है कि अगर आगामी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से हार जाते हैं तो उन्हें जेल भी हो सकती है। जी हां, ये उन्होंने खुद कहा है कि अगर कमला हैरिस से वो हार गए डोनाल्ड ट्रंप तो शायद उनको जेल का मुंह देखना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। मस्क ने यह भी कहा कि अगर कमला हैरिस चुनाव जीती तो हो सकता है कि अमेरिका में फिर कभी चुनाव ही नहीं होंगे। देखिए, ये तक उनके तरफ से वार्निंग दे दी गई है कि अगर कमला हैरिस जीत गई तो शायद अमेरिका में दोबारा चुनाव ना हो। एक इंटरव्यू के दौरान इलॉन मस्क ने ये बातें कही। गौरतलब है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में इलॉन मस्क खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। हाल ही में पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुई ट्रंप की रैली में इलॉन मस्क ने पूर्व राष्ट्रपति के साथ मंच भी साझा किया था और ट्रंप को चुनाव जिताने की अपील भी की थी। इंटरव्यू ले रहे एंकर ने, ये जो यहां पर उन्होंने खुलासा किया है, इंटरव्यू ले रहे एंकर ने इलॉन मस्क से पूछा कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाते हैं तो क्या होगा। इस सवाल पर पहले इलॉन मस्क जो है वो चौंके और फिर मुस्कुराते हुए बोले कि अगर ट्रंप चुनाव हारे तो समझो कि मैं तो गया। आपको क्या लगता है कि मुझे कितने साल की जेल होगी, ये उन्होंने प्रश्न पूछा। क्या मैं अपने बच्चों को भी देख पाऊंगा? तो ये थोड़ा डीप है, थोड़ा गहरा है, क्योंकि वो हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे जेल हो जाएगी, शायद मैं अपने बच्चों को देख ना पाऊं। मुझे नहीं पता, उनके द्वारा कहा गया। आगे इलॉन मस्क ने उस इंटरव्यू में क्या कहा आपको वो सुनवाते भी हैं। If he loses, man, what? You're dude. If he loses, I'm like, how long do you think my prison sentence is going to be? Do you think? Will I see my children? I don't know. I mean, my view is that if Trump doesn't win this election, it's the last election we're going to have. Democrats, the Dem machine, has been importing so many people, bringing in so many illegals, flying in with this like CBP border app thing that nobody even knew about, like secret program. That's illegal, basically. It's illegal, but there's no action by the DOJ to actually to stop it from happening. Transporting large numbers of illegals to swing states. My prediction is if there's another 4 years of a Dem administration, they will legalize so many illegals that are there that the next election there won't be any swing states. And we'll be a single party country, just like California is a single party state. It's a supermajority Dem state.
तो आपने सुना कि किस तरह से मस्क को कमला हैरिस के जीतने का डर है और साथ ही कहा कि मुझे लगता है कि अगर ट्रंप इन चुनाव में नहीं जीते तो ये अंतिम चुनाव भी होंगे। इलॉन मस्क ने अपने दावे के पक्ष में साल 1986 के इमिग्रेशन रिफॉर्म एंड कंट्रोल एक्ट का उदाहरण दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस कानून के तहत लाखों अवैध अप्रवासियों को अमेरिका की नागरिकता दी गई थी। मस्क ने बताया कि इसके बाद ही कैलिफोर्निया डेमोक्रेट पार्टी का गढ़ बन गया है। तो बाहर से आए लोगों पर यह सीधा कटाक्ष जो है उनके द्वारा किया गया है, सीधा हमला किया गया और डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर कहा है कि अगर वो नहीं जीते, कमला हैरिस यहां पर जीती, तो मेरे लिए तो अगला रास्ता जो है वो जेल का होने वाला है। अब अगला मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि हरियाणा का चुनाव बीजेपी ने जीता है और इसमें एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, कहिए एक ऐसा व्यंजन है, कहिए एक ऐसी मिठाई है जो कि इस वक्त वायरल चल रही है। हर किसी के जबान पे हो ना हो, अगर आप भी मिठाई के शौकीन हैं हमारी तरह, तो आप भी जानते होंगे कि कौन सी मिठाई की चर्चा चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। चर्चा चल रही है जलेबी की। जी हां, जैसे ही बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक बनाई, वह अपने जश्न से समय निकालकर कांग्रेस पर मजाक उड़ाना नहीं भूली है और इस बार ये एक देखिए मधुर व्यंग की तरीके से था। बीजेपी ने, ये तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पार्टी की जो मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग के दौरान, उसके बाद जो वहां पत्रकार आए थे, लोग आए थे, सभी लोगों को वहां पर मिठाई के साथ साथ जलेबी बांटी गई। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आपकी टीवी पर चल रही है, बीजेपी ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित बीकानेर वाला स्टोर से 1 किलोग्राम जलेबी का ऑर्डर दिया। 1 किलोग्राम जलेबी का ऑर्डर दिया, जिसकी कीमत टैक्स सहित लगभग 609 रुपए थी। और प्राप्तकर्ता का पता जो है, पता देख लीजिए क्या दिया उन्होंने, किसको भेजी ये मिठाई। 24 अकबर रोड, राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस मुख्यालय है, उसका वो पता था, वहां पर डिलीवर कराने के लिए भेजी है। प्राप्तकर्ता के नाम में हरियाणा बीजेपी ने एकदम मजाकिया अंदाज में लिखा था, राहुल गांधी के लिए जलेबी। चलिए बड़ी स्क्रीन पर भी ये हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, यही सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब मातूराम हलवाई की जलेबी का मुद्दा क्या है। बड़ी स्क्रीन पर ये देखिए, ये वो बिल है जो ऑर्डर किया गया था जोमेटो से, शायद जो किया गया था ऑर्डर, उसमें ये एड्रेस दिया गया है और लिखा क्या है, राहुल गांधी जी के लिए ये जलेबी जो है ये बीजेपी के द्वारा भेजी गई है। तो उनका पूरा एड्रेस वहां पर दिया गया है, ऑर्डर इन प्रोग्रेस। और इसको मैं कहूंगा फिर से चलाएं, इसको फिर से चलाएंगे तो आप देखेंगे जलेबी 1 किलो 550 रुपए, आइटम का पूरा ऑर्डर, पैकेजिंग चार्जेस से लेकर सब कुछ। और ये देखिए टू पे, ये यहीं पे रोक देते हैं, टू पे कैश, माने बिल 609 रुपए। यानी कि बीजेपी ने जलेबी भेजी लेकिन जलेबी के पैसे नहीं दिए। पैसे किसको देने थे? वो राहुल गांधी को देने थे, यानी कांग्रेस को पैसे देने थे। तो इस लेवल पर ये सारा मजाक चल रहा था। चलिए फिर से ये देखिए, फिर से पार्टी, देखिए मीटिंग की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरों के बाद जो कैबिनेट मीटिंग की बात कही जा रही है कि मीटिंग के बाद ये जलेबियां बांटी गई है। तो कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है कि जलेबी ना खिलाई जाए, सबको जलेबी खिलाई जा रही है। और राहुल गांधी के बयान के चलते अब ये पूरा मामला आ चुका है। चलिए मैं आपको बताऊं, चुनाव के नतीजे आने के बाद अब मातूराम हलवाई की जलेबी, यानी मातूराम की जलेबी की खूब चर्चा हो रही है। इस बार 2 शब्द देखिए, ये जलेबी और वहां पर जातीय समीकरण की बात, ये दोनों चर्चा में रहे। भाजपा कार्यकाल में जीत के बाद इस बार लोधी रोड में देखिए जलेबियां जो है वो तो बांटी गई, लेकिन ये पूरा मामला क्या था, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और राहुल गांधी के द्वारा क्या कुछ ऐसा कह दिया गया जिसके बाद अब हर कोई जलेबी की बात कर रहा है और कैसे उन्होंने उसको फैक्ट्री से जोड़ दिया। पिछली बार आलू फैक्ट्री वाली बात उन पर थोपी गई थी, उन पर लगाई गई थी, लेकिन इस बार ये कौन सा नया मामला है? पहले आपको राहुल गांधी की वो बाइट सुनाते हैं ताकि आप मामले को और अच्छे से समझ पाएं। पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद
उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। चलिए देखिए आप ये पूरा मामला जब समझेंगे तो आप देखेंगे कैसे जलेबी का मुद्दा यहां पर मुख्य तौर पर उठ गया। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दे दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में करीब 7,000 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन की आधारशिला रखी। इससे विनिर्माण, विमानन, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों में विकास के लिए उत्प्रेरक का काम यह करेगा। इससे नागपुर शहर और विदर्भ क्षेत्रों को फायदा होगा। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर अब तैयारियां भी तेज हो गई हैं। सत्ता में भाजपा शिवसेना का गठबंधन है और विपक्ष में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी का गठबंधन है। बीते दिन ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी परिणाम घोषित हुए हैं। हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। ऐसे में भाजपा अपने बढ़े हुए मनोबल के साथ महाराष्ट्र के चुनावों में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले ही हमने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाया, यानी क्लासिकल लैंग्वेज का की श्रेणी में। आपको हमने ये खबर जनमत में दिखाई थी। क्लासिकल क्षेत्र में जो है क्लासिकल लैंग्वेज की श्रेणी में, जिसमें बांग्ला, पाली, संस्कृति सभी लैंग्वेजेस को लाया गया, तो मराठी भी उसमें उसको लाया गया। और अब देखिए पीएम मोदी ने भी वही बात कही है और कहा है कि जब एक भाषा को उसका गौरव मिलता है तब केवल शब्द नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को नए बोल मिलते हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया कि देश का मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम शहरी नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गईं। कांग्रेस ने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इसके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। यह नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा गया। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने भाजपा को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा की ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उनकी फसलों पर एमएसपी किसने दी। तो हरियाणा के किसान भाजपा की किसान कल्याण जो योजना है उससे खुश हैं। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीकों से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया कि वो अब कांग्रेस और शहरी नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। और हरियाणा के चुनाव परिणामों का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा, मेरा पक्का विश्वास है समाज को तोड़ने की आज जो कोशिश हो रही है, ऐसी हर साजिश को महाराष्ट्र के लोग नाकाम करके रहेंगे। महाराष्ट्र के लोगों को देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए एकजुट होकर भाजपा महायुति के लिए मतदान करना है। क्या कुछ कहा, आइए आपको उनकी बात भी सुनाते हैं। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं ठाणे और मुंबई गया था। यहां मेट्रो समेत 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के शुभारंभ का अवसर मुझे मिला। इसके पहले भी अलग अलग जिलों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू हुई हैं। कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है, कहीं एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, तो कहीं सड़कों और हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी,
टेक्सटाइल पार्क से जुड़ी परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं। किसानों, पशुपालकों के हित में नई पहल की गई है। महाराष्ट्र में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट वधावन पोर्ट की नींव रखी गई है। महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से इतने बड़े स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले ही हमने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। जब एक भाषा को उसका गौरव मिलता है, तब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को नए बोल मिलते हैं। करोड़ों मराठी माणूस का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ। महाराष्ट्र के लोगों ने जगह जगह इसकी खुशी मनाई। आज महाराष्ट्र के गांव गांव से मुझे खुशी के संदेश भी भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग अपने संदेशों में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए मुझे ढेर सारे धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये काम मैंने नहीं, आप सबके आशीर्वाद ने किया है और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। साथियों, मेरा पक्का विश्वास है समाज को तोड़ने की आज जो कोशिश हो रही है, ऐसी हर साजिश को
महाराष्ट्र के लोग नाकाम करके रहेंगे। महाराष्ट्र के लोगों को देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए एकजुट होकर बीजेपी महायुति के लिए वोट। चलिए, आपने देखा जीत के बाद पीएम मोदी का जो बयान सामने आया है, हमला भी कर रहे हैं और उन्होंने धन्यवाद भी जताया है। तो हरियाणा में जीत हुई है, हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई है, तो वहां के मुख्यमंत्री कार्यकाल छोटा था, अभी शुरुआत हुई थी, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस हुई और मैनिफेस्टो से लेकर जमीनी लेवल पर ग्राउंड वर्कर्स से कनेक्ट के साथ साथ वहां पर नेताओं का क्या कुछ कहना है। सबसे पहले वहां के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का क्या कुछ कहना है वो सुनाएंगे, फिर ये सुनाएंगे कि वहां पर अनिल विज जी द्वारा क्या कुछ कहा गया, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि अगर पार्टी चाहे तो वो सीएम बन सकते हैं, सीएम पद की दावेदारी तो उनकी भी थी। चलिए दोनों बाइट्स आपको सुनाते हैं। इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है मोदी जी की ये लोग। नहीं, ये देखिए, लोग एंटी इनकम्बेंसी जान बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। अब खड़गे साहब पता नहीं कहां से राजनीति शास्त्र पढ़कर आए हैं, इतने सीनियर लीडर हैं। जनता के फैसले को सिर माथे लगाना चाहिए, लोकतंत्र का यही तकाजा है। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए, यहां तुम्हारे अगेंस्ट हो वहां ईवीएम खराब है, जहां तुम्हारे हक में हो वहां ईवीएम ठीक है, तुम्हारा तो करैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करैक्टर को। ना मैं जातिवादी राजनीति करता हूं, ना मैं जातिवादी राजनीति पर कोई प्रतिक्रिया देता हूं। देखिए, आप मेरे पुराने बयान निकाल कर देखो, मैंने बार बार कहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका नाम बदलकर अब जमानत जब्त पार्टी हो चुका है। ये जमानत जब्त पार्टी है। ये तो अपनी अपनी भरनी है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ये देखिए, लोग एंटी इनकम्बेंसी जान बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे। चलिए, तो हमने यहाँ पर अनिल विज जी की बात सुनाई, नायब सिंह सैनी जी की बात सुनाई। अब आपको ये सुनाते हैं कि भाई रिएक्शंस क्या कुछ आ रहे हैं और मायावती जी का भी क्या रिएक्शन यहाँ पर आया है, क्योंकि भाई दलित राजनीति में अगर कोई बड़ा चेहरा है तो वो मायावती ही है, पहले समय से, पुराने समय से। हरियाणा के चुनावी परिणामों पर मायावती ने भी कांग्रेस पर हमला किया है और कहा देश में इस बार 18वीं लोकसभा के चुनाव में खासकर कांग्रेस के इंडी गठबंधन ने संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ आदि का हथकंडा इस्तेमाल करके इसकी आड़ में देश के विशेषकर भोले भाले SC, ST और OBC लोगों को गुमराह करके उनका वोट लेकर अपने गठबंधन को मजबूत बना लिया है, जिससे हमारी जैसी और पार्टियों को भी काफी नुकसान हुआ है। तो यहां पर मायावती ने, उनकी जो पार्टी है BSP, उनकी तरफ से उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की वजह से हमारी जैसी पार्टियों को नुकसान हुआ है। इन चुनावों के बाद हुए जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में हमारी पार्टी इनके और भी हथकंडों और षड्यंत्रों से अपने लोगों को बाहर नहीं निकाल पाई, जिससे पार्टी को इन चुनावों में काफी नुकसान उठाना पड़ा है।
उन्होंने यहां पर जाट समाज से भी अपील की। उन्होंने कहा कि जाट समाज का वोट जो है बीएसपी उम्मीदवारों को बिल्कुल नहीं मिला, जबकि बीएसपी का दलित वोट पूरा का पूरा जो है आईएनएलडी को ट्रांसफर हुआ। चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का वोट इनमें आपस में फूट होने के कारण इसका लाभ भाजपा को मिला, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इस बार हरियाणा का चुनाव जाट और गैर जाट समाज में बंटकर रह गया, ये भी उन्होंने कुछ कहा, ये बात भी कही। और क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। कल जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में हमारी पार्टी की जो स्थिति रही है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ कृषि से जुड़े खासकर जाट समाज के लोग बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार की भी किसान विरोधी रही नीतियों व कार्यशैली आदि से कतई भी खुश नहीं रहे हैं और अभी भी खुश नहीं हैं, जिसकी खास वजह से ही बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस बार जाट समाज का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया, जिससे फिर इनेलो व बीएसपी के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। लेकिन इनकी जातिवादी मानसिकता की वजह से जाट समाज का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, जबकि बीएसपी का दलित बेस वोट पूरा का पूरा इनेलो के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हुआ है। इतना ही नहीं, बल्कि श्री चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का भी वोट इनमें आपस में फूट होने की वजह से फिर इसका भी ज्यादातर लाभ बीजेपी को ही मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ गैर जाट समाज का वोट भी इनकी इस लड़ाई में अधिकांश बीजेपी को ही चला गया। तो अब हर कोई नसीहत दे रहा है कांग्रेस को। एक तरफ हरियाणा चुनाव के परिणामों में जिस तरह से कांग्रेस की फजीयत देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ तमाम नेताओं द्वारा अब कांग्रेस को नसीहत भी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा, मैं हरियाणा चुनाव को भाजपा की जीत कम और कांग्रेस पार्टी की हार ज्यादा मानता हूं। मेरा ये मानना है कि अगर हम एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो नतीजे अलग हो सकते थे। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा, अगर कांग्रेस ने हरियाणा में सपा और आप के साथ गठबंधन किया होता तो आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी और पूरा राज्य भाजपा को दे दिया। एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमें जो लोग गाली देते थे कि हमारे चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा हो रहा है, लेकिन इस बार तो हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, तो भाजपा कैसे जीत गई? अब भाजपा वहां हरियाणा जीत गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी को 10 साल की विरोधी लहर का फायदा उठाना चाहिए था। देखिए, ये सारी बातें उनके द्वारा कही गई, लेकिन अंत में वही हुआ, चुनाव तो जीता नहीं, फजीहत और हो गई और उसी के साथ साथ नसीहत भी और दी जा रही है। चलिए, आज इतना ही समय अनुमति हमें देता है आपके साथ संवाद करने की। इसके बाद और भी खबरें आपके लिए हैं, फटाफट अंदाज में न्यूज़ भी है। तब तक के लिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।